ज्योग्राफी सीरीज़ की आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। तो होता क्या है कि इस टॉपिक को पढ़ने में अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो पता नहीं बहुत ही ऊपरी दिल से इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, तो फिर बोलते हैं कि हमारी समझ से ये चीज़ें बाहर चल रही हैं। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था, राजस्थान को प्रमुख भौतिक ये भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। अब हम इन्हें 4 को डिस्कस करते हैं। तो ये है राजस्थान का मैप। राजस्थान के मैप में सबसे पश्चिमी क्षेत्र में ये हमारा वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन है। यह उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश है, और उसके पूर्व साइड में अरवली पर्वतीय प्रदेश, उसके और पूर्व में पूर्वी मैदानी प्रदेश, फिर सबसे पूर्व में जो है, या फिर दक्षिण पूर्व कहें इसे, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश। इसे हम हाड़ौती का क्षेत्र भी कहते हैं, हाड़ौती रीजन। ये मालवा पठार का विस्तार। तो इसे 4-5 नामों से जाना जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने बीच बीच में ऐसा एक्यूरेट डाटा यूज़ किया है जो हमें लिखने में टाइम बचाए, और दूसरा आपको सही से डाटा मिले, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होने की संभावना ना हो। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा सबसे वेस्टर्न साइड है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, ये क्षेत्रफल में है 61.11%। दोस्तों, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ आपको। राजस्थान प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, राजस्थान के एग्ज़ाम में आपको डेटा एक्यूरेट याद करना पड़ेगा। अगर बोला है बुक में तो 61.11%, तो 61.11 ही आपको याद करना पड़ेगा। कुछ होशियार चंद्र क्या करते हैं कि 61 याद करके वो छोड़ देंगे। अब वो एग्जामिनर क्या काम करेगा, 61.22 कर देगा, तो फिर वो वहाँ पे जाके कंफ्यूज, अब करना क्या है। तो जो आपको डेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको वही रटना है, वही याद करना है, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अभी आप रियल एग्जाम्पल देखोगे, आपके सामने दिखाई देगा। जैसे जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है इधर, जनसंख्या का 40% रहता है इधर इस एरिया में। और रेन कितनी होती है, वर्षा होती है 10 से 40 सेमी। वहीं दूसरा प्रदेश जो हमारा अरावली का प्रदेश, तो यहाँ पर कितना, ये कितने भाग में है, ये है 9.1% भाग में। कितने भाग में? 9.1। और जनसंख्या कितनी है यहाँ पर? 10%। यहाँ पर जनसंख्या थी 40%। और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। तीसरा प्रदेश है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह कितने भाग पर फैला हुआ? 23.3% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर जनसंख्या कितनी है? 39%। तो साथियों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर कहें कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तीसरा, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अब चौथा प्रदेश है हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारीय प्रदेश। ये इसे हाड़ौती का रीजन भी कहते हैं, ये मालवा पठार का विस्तार भी कहते हैं, मालवा पठार का उत्तरी भाग। तो अब इसका जो क्षेत्रफल है, वो इसका क्षेत्रफल है 6.49%। 6.49%। अब ये देखते हैं कि कितने परसेंट ये जनसंख्या, इधर 11% जनसंख्या। वर्षा कितनी होती है? 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है इधर, 80 से 120 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी इधर, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जैसे जैसे हम पश्चिमी क्षेत्र को जाते हैं, वर्षा की मात्रा जो कम होती चली जा रही है, या फिर पश्चिम से पूर्वी की तरफ को जा रहे हैं, तो हम इधर वर्षा की मात्रा बढ़ रही है, इधर जो वर्षा की मात्रा कम हो रही है। तो अब हाँ, आपने अगर मैप देखा हुआ अच्छे से, तो आप बता दो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, कौन से में सबसे कम हो रही है, या फिर अगर इस क्षेत्र में कितनी वर्षा हो रही है, कौन सी क्रॉप होती है इधर। ठीक है ना। अब हम इसका आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन है कि इसमें जो सुमेलित करना है, उत्तर पश्चिम रेगिस्तान, पूर्वी मैदानी, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार। तो अब ये देखो कि सबसे जो कम वर्षा हो रही है किधर हो रही है, वो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हो रही है। तो इसका हम कर देंगे पहले का पहला। पहले का पहला किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा ये डी आंसर आ गया। और अभी हम चलो और चेक कर लेते हैं। अब ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा किसमें हो रही है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो
इधर दक्षिणी पूर्वी मैदानों की साइड में होती है, दक्षिणी पूर्वी पठार। इधर ये हो गया हमारा 75+ सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये इसे नहीं कह सकते, देखो यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो रही है 90 तक है, तो 20 तो बहुत कम है, तो यहाँ पे तो दक्षिणी पूर्वी पठार में 75 से कम तो होती नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं। अब आपको बताना है, पहला भौतिक विभाग है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये कह रहा है कि यह पठार जो है दक्षिणी पूर्वी पठार, यानी कि इधर का जो मैंने बताया था अभी, ये इधर इस साइड का राजस्थान का इधर हम मैप बनाएंगे इस तरीके से, तो ये पठार जो है ये हाड़ौती का पठार, ये कह रहा है कि यह जो है सेल आर्कियन विंध्य क्रम तथा धरातलीय लक्षणों गोंडवाना लैंड का विस्तार भाग है। ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। आगे देखते हैं हम, इसके आगे देखते हैं, कह रहा है दूसरे में, कह रहा है दूसरे भौतिक प्रदेश में पश्चिमी बालू का मैदान जो जैसलमेर इधर बाड़मेर की साइड में है, ये रेलियो क्रिटिसियस क्रम धरातलीय लक्षण 33 सागर का अवशेष रूप है। ये ध्यान देना कि जो ये पश्चिमी विस्तार है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये 33 सागर का अवशेष रूप है। अभी हम बताएंगे आपको ये 33 सागर क्या है, जो नए बच्चे अभी सोच रहे होंगे ये अब ये नया टर्म कहाँ से आ गया, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। आगे तीसरा भौतिक विभाग जो है ये अरावली, ये सेल समूह अरावली क्रम धरातलीय लक्षण प्राचीनतम बलित पर्वत है, ये बात सही है। अगला डी, तो 3 पहला दूसरा तीसरा सही है। अब देखते हैं चौथा, इसमें भौतिक विभाग उत्तर पूर्वी मैदान सेल दक्कन लावा विंध्य क्रम धरातलीय लक्षण सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। तो ये कौन सी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये सिंधु नदी के द्वारा उत्पन्न भाग नहीं, ये पूरा जो है 33 सागर का ही बचा हुआ हिस्सा है, 33 सागर का। तो ये चौथा गलत हो गया, चौथा हमारा इसमें है, तो 1 2 3 हमारा ये आंसर आ गया। अब आपको बताते हैं कि 33 सागर ये क्या है। तो दोस्तों जब इंडियन प्लेट इधर साउथ पार्ट से खिसक कर उत्तर की तरफ जा रही थी, तो यहाँ पर ये यूरोपियन प्लेट पहले से ही थी, तो ये यूरोपियन प्लेट और इसके बीच में जो भाग था ये 33 ही था, जो पूरा पानी से भरा हुआ था। अब ये इंडियन प्लेट जब इधर से टकराई तो अब उसका कुछ पानी तो जाहिर सी बात है कि ऊपर को आएगा फिर वो, तो उसी पानी का जो है ये विस्तार था कि यहाँ पर जिस साइड को पानी गया वहाँ पे जो मृदा का ये जमा हुई, तो वो क्षेत्र हमारा जो है ये बना था उसी से। तो आज भी उसे कहें कि पाटने के लिए जो गंगा नदी है या फिर जो ये सिंधु नदियां हैं या फिर जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, उसी पार्ट को जो है वो भरने की कोशिश कर रही हैं अपने द्वारा लाई गई मृदा के द्वारा। अब समझ में आ गया, 33 सागर जो है यूरोपियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच का हिस्सा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चवत प्रदेशों का हिस्सा हैं। अब ये देखो राजस्थान के भौतिक स्वरूप जो है ये किस उच्चवत का हिस्सा हैं। तो अब ये हुआ भारत का मैप। अब भारत को हम जब इस हिसाब से इसमें 4 भागों में बांट के देखेंगे, उत्तर पूर्व, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। तो अब राजस्थान की लोकेशन है ये, इधर लोकेशन हुई, तो राजस्थान का भाग कौन सा हुआ, राजस्थान का ये भाग हुआ हमारा उत्तरी। तो इसमें तटीय तो भाग आने से रहा, प्रायद्वीपीय पठार हैं, उत्तरी बृहत मैदान, उत्तर पर्वतीय प्रदेश भी नहीं है, तो ये यहाँ से हमारा ये प्रायद्वीपीय भाग है पूरा ये। तो कुछ भाग तो प्रायद्वीप का है इसमें और कुछ भाग जो उत्तरी मैदान का है, तो हम कहेंगे इसे उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में जो मालवा का क्षेत्र है ना, हाड़ौती का पठार है इधर, वो मालवा का ही जो है विस्तार है। आगे देखते हैं, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अब अरावली, पहला देखते हैं, अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत है, ये बात सही है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत है। अभी हमने जिक्र किया था, ये उत्तर पूर्वी मैदान जो है, उत्तर पूर्वी राजस्थान का मैदान जो है, ये 33 सागर का अवशेष है। किसका? 33 सागर का अवशेष है, 33 सागर का,
ठीक है, तो ये गलत है, हमें गलती पहचानना था इसमें, तो ये हमारा दूसरा आंसर जो सही है। आगे देखते हैं, बालू का स्तूप मैदान तैतीस सागर का अवशेष है। हाँ, ये भी उसका अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। ये दक्षिण पूर्वी का पठार जो है हाड़ौती रीजन हो गया, ये मालवा का विस्तार हो गया, ये गोंडवाना लैंड का ही विस्तार है। ठीक है, आगे देखते हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। अब आपको पता होगा, मैंने बताया कि हाड़ौती का पठार, बार बार मैं राजस्थान का मैप बना के मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरीके से, ये हाड़ौती का पठार है। अब कौन कह देगा इसको, ये पश्चिम उत्तर भाग में है, ये दक्षिण पूर्व का भाग है, तो पहला तो गलत हो गया इसमें से, तो पहला इसमें आ गया, ये आ गया। अब हमारे पास ये बचे, तीसरा स्टेटमेंट तो सही है ही। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और परिधीय पठार का हिस्सा है। अभी हमने पीछे वाले स्टेटमेंट में देखा तो बात सही है। अगला दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पश्चिमोत्तर रेतीले मैदान का 41% भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसको भी देखेंगे, अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, अरावली वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो हमारा, हमने देखा कि तीसरा सही है, चौथा भी सही है, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब दूसरे के बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। अब दूसरे के बारे में देखो, अब ये इसने क्या बोला कि ये पश्चिमोत्तर रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र जो बालिका स्तूप मुक्त है, यानी कि वहाँ पे बालुका नहीं पाई जाती। अब देखो, जो हमारा पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, तो इसको भी हम दो भाग में बांटते हैं, इसको बांटते हैं, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में हम उसको रखते हैं जो बालुका स्तूप रहित है, जहाँ पे बालुका स्तूप जो है पाई जाती है। बालुका स्तूप जहाँ पे मतलब रहित, जहाँ पे नहीं मिलती है बालुका स्तूप, और जहाँ पे मिलती है उसे कहते हैं बालुका स्तूप युक्त। ठीक है, जहाँ पे बालुका मिलती है। तो जहाँ पे बालुका नहीं मिलती, यानी कि मुक्त है ना, युक्त है और मुक्त है। देखो, तो जहाँ पे बालुका नहीं मिलती उसे कहते हैं बालुका मुक्त प्रदेश। तो वो कितने भाग पे है, वो है 41.5% भाग पर है, 41.5% भाग। और जहाँ पे बालुका मिलती है उसका भाग कितना है, उसका भाग है 58.5% भाग, 58.5 और 41.5, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको जो है आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। ये महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिलों में नहीं गुजरता है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिलों में। अब ये देखो कि वो पहले देख लो कि वो भ्रंश कहाँ से गुजरता है या फिर क्या है ये। तो ये दोस्तों, महान सीमा भ्रंश जो है, ये एक तरफ तो अरावली रीजन है, अरावली, दूसरी तरफ इधर साउथ में जो है हाड़ौती का क्षेत्र है, इधर हाड़ौती का क्षेत्र है। तो ये जो बीच का जो भाग है, ये बीच का जो भाग है उसे कहते हैं हम महान सीमा भ्रंश। अब समझ में आ गया, अरावली और हाड़ौती के बीच का जो भाग है उसे कहते हैं हम महान सीमा भ्रंश। ठीक है, अब ये कौन कौन से जो जिले हैं जो अरावली और हाड़ौती के बीच में आते हैं, अब उन्हें जो है आप लिख लो एक बार। अब ऐसे मैप आपको याद होगा तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम इधर दिखा देते हैं कि देखो, इधर तो है अरावली, इधर, वो इधर है, ये इधर है आपका ये हाड़ौती, इधर अरावली। तो अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो आगा आपका बूंदी जिला, ठीक है, दूसरा आगा आपका कोटा आ गया आपका, तीसरा आपका आगा सवाई माधोपुर, और ये करौली भी इसके क्षेत्र में ही है, और ये धौलपुर आ गया, और चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़। अब इसमें देखो, इसमें जो है कौन सा नहीं आता है, ये इस रीजन में, ये ऐसे करके, ये इस टाइप से रीजन है, ये ऐसे करके है ये। इसमें ध्यान रहे, बाकी जो जितने भी ज़िले आए वो जो है इसके अंदर नहीं आते। याद करना कौन कौन से, आपको मैंने बताया, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर,
उसके बाद में जो है चित्तौड़गढ़, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बाकी भीलवाड़ा नहीं आता है इसमें, जयपुर नहीं आता है, दौसा नहीं आता है, भरतपुर नहीं आता है। अब एग्जामिनर आपको इनमें का कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट दे देगा और आपसे पूछोगे इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो नहीं आता है। अभी हमने देखा कि कोटा आता है इसके अंदर, चित्तौड़गढ़ आता है, सवाई माधोपुर आता है, भीलवाड़ा जो इसके अंदर नहीं आता है। महान भ्रंश सीमा के अंदर, पता लग गया, तो इसके अंदर ये नहीं आता है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है, किसने किया है? राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का जो आधारभूत वर्णन किया था वो A.M. हेरोन ने किया था, A.M. हेरोन। अभी देखते हैं, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। जो बाप बोल्डर्स युग है ना, तो ये क्या है? ये गोलाश्म, ये संस्तर पाए जाते हैं आपके जोधपुर में। अब इसका बाप नाम क्यों पड़ा? तो जोधपुर में एक गांव का नाम है ये बाप। अब आपको पता लग गया, जोधपुर में एक गांव का नाम है बाप। वहाँ पे जो है कुछ मिट्टी के क्षेत्र हैं, मतलब जहाँ पे चिकनी मिट्टी टाइप के गोलाश्म मिलते हैं उधर। तो उस क्षेत्र को जो है ये बाप बोल्डर्स युग के नाम से जाने जाते हैं। वो युग कब का है? वो है कार्बोनिफोरस युग का। अब आपको पता है लोकेशन बाप क्या है, कहाँ पे है, गोलाश्म मिलते हैं, कौन से पीरियड का है, ठीक है। बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में? जोधपुर में। आगे, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल जो है प्राचीनतम है, सबसे ज़्यादा, जो मतलब हिलता डुलता नहीं है, कुछ वो नहीं पड़ता उस पर, तो मतलब अंचल मतलब जो चल सके। तो अब कौन सा है वो सबसे प्राचीन जो है, ना सिर्फ भारत का बल्कि न सिर्फ राजस्थान का बल्कि भारत का, तो है अरावली ये क्षेत्र। अब अरावली क्षेत्र में ये कुछ चीज़ आपको याद रखनी होंगी। देखो, अरावली जो है ना, उत्तरी साइड से दक्षिण की तरफ को इसका जो विस्तार है ना, वो बढ़ता चला जाता है। ये एक तो ये क्षेत्रफल भी बढ़ता चला जाता है इसका, और दूसरा ऊंचाई भी बढ़ती चली जाती है। क्षेत्रफल प्लस ऊंचाई दोनों बढ़ते चले जाते हैं, ध्यान रखना, उत्तरी साइड से दक्षिणी की साइड को। अब इसकी ये लोकेशन पूछता कि इसका किस टाइप से फैली, तो ये ऐसे है, हमारा उत्तर पूर्व से लेके दक्षिणी पश्चिमी तक, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिमी तक, ये ऐसे विस्तार है इसका। आगे देखते हैं। अब राजस्थान को BC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो BC मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। तो इनकी किताब का नाम था, BC मिश्रा की, हो सकता है किताब का नाम पूछ ले, तो किताब का नाम था इनकी राजस्थान का भूगोल। तो इन्होंने अपनी इस पुस्तक में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा है। अभी हमने पढ़ा था कि मेनली हम 4 भागों में इसको पढ़ते हैं। आगे देखते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित में से ये बताना है। अब देखो, ये देखो, आप दे दिया ना इसमें डेटा, ऐसा ही एक्यूरेट डेटा देता है RAS। राज्य के 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। ये बात सही है, नहीं सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा, अरावली क्षेत्र कितने भागों में फैला हुआ है? तो होशियार चंद्र, आपको सिर्फ पहला डाटा याद नहीं करना, ये भी याद करना है, अगला भी डेट याद करनी है। तो हमने आपको बताया था कि 9.1% भाग पर जो है ये फैला हुआ है, 9.1% भाग पर अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब कौन सा सही बताना है इसमें? तो दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। दूसरा हमारा इसमें है, एक में ये दूसरा, आगे पहला इसमें है, तो ये तो गलत हो गया हमारा पहला, और तीसरा, अभी तीसरा और चेक करते हैं। राज्य के 23.3% भूभाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार है। तो लल्ला इस पर 23.03 नहीं है, 23.3%। देखो कितना माइनर सा डेटा देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, तभी तो 80 मार्क्स कट ऑफ जाती है। आप सोचो कि मैं बहुत महान हूँ इंसान और करके आ गया मैं, मुझे तो ये सारे सही लग रहे हैं, मतलब 3 तो सही लग रहे हैं, तो 3 मार्क आ गया इसमें, तो चौथे का ऑप्शन है ही नहीं, वरना तो महान तो 1 2 3 4 चारों मार्क आता, क्योंकि पहले डीट तो सब जगह सही है। अगला देखते हैं, तीसरा गलत हो गया, तो हमारा ये भी कटा, हमारा ऑप्शन ए आ गया। लेकिन हम ये इसको भी पढ़ लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का कितना % है?
तो ये 6.3 दिया हुआ है, वो है 6.4%। याद हो गया आपको? 61.11% आपका पश्चिमी डेजर्ट भाग है, 9.1 अरावली है, 23.3 पूर्वी मैदान है और 6.4 आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का क्षेत्र है। आगे देखते हैं, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। और याद हो रहा है कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व विश्व में सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं, थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल में जनसंख्या का परसेंट कितना है? अभी हमने कितना पढ़ा था? 61 पॉइंट, अब तो हमें बिल्कुल ही एक्यूरेट लिख के देना है इसको, 61.11। तो इसमें कौन से में है? हमने एक से पकड़ लिया। और पॉपुलेशन कितनी बताई मैंने? 40% पॉपुलेशन निवास करती है इस क्षेत्र में। ये हो गया। आगे देखते हैं, राजस्थान का लगभग कितना परसेंट भूभाग मरुस्थलों से घिरा है? तो कितना परसेंट भाग है? 61% भाग। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पता होगा आपको, 40% निवास करती है। अब ये पता लग गया कि अरावली जो है 12 जिलों से होकर गुजरती है अरावली। एक भौतिक विभाजन क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? तो सबसे क्षेत्रफल आपने देखा ही होगा कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है 61.11% पे ये। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में है? अभी मैंने आपको बोला था कि बेटा इसको देखो किधर से किधर को है। अरे ये तो मैंने गलत बता दिया। ये मरुस्थल का विस्तार बताना है आपको। मरुस्थल का विस्तार जो है ये पश्चिम से पूर्व है, किस दिशा में हो रहा है? मैंने आपको अरावली का बता रहा था, सॉरी। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ को हो रहा है। आगे, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार जो है आपका राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और अब तो कुछ कुछ यूपी में भी आने लग गया है। लेकिन यहाँ पे इसका जो है एक चीज़ और देख लो इसकी, कि इसका जो 80% भाग है वो भारत में है, केवल 15% भाग जो है वो पाकिस्तान में है। अब तुम्हें पाकिस्तान से सचिन और सीमा की याद आ रही होगी, तो बेटा इन सब चक्करों में अपना टाइम ख़राब मत करो। ये देखो जो चीज़ देखने की है। अब इसका जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? जो मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो देखो, वो सचिन के बच्चे मत देखो कितने, 4 बच्चे। तो आपको देखना कि ये जो है इसका ये क्षेत्रफल है इतना वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। किसका? थार मरुस्थल का। आगे देखते हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रफल कितना? 1,75,000 वर्ग बताया था। मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? 1,79,000 है, लेकिन 1,75,000 के करीब है ये। ठीक है। आगे, राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत रेगिस्तान है? तो कितना? 2/3 यानी कि 61। तो 66 होता, लेकिन 61 लगभग में तो इतना ही है। आगे देखते हैं, थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? राजस्थान थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग किसके पूछ रहा? भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग जो है? तो भारत का कितना परसेंट है? भारत का समथिंग 85 और 90 के बीच में है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा यही ऑप्शन होगा फिर। ठीक है, ए ऑप्शन। भूजलवायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व ही नहीं था? तो कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में? तो ये जो 7,000 वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व भी नहीं था। इसी तरीके से हरियाली थी राजस्थान में भी। अब दोस्तों यार ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे तक में ये वीडियो कवर होगा, क्योंकि हमने इसमें पूरा जो है फिजिकल ज्योग्राफी का, हमने जो भौतिक स्वरूप है, फीचर्स ऑफ राजस्थान ज्योग्राफी, वो कवर किया हुआ है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और इसे कंटिन्यू देखें। और बार बार इसको आप, मैं 3-4 पार्ट में कर देता तो फिर आप भी सोचते 4 वीडियो एक ही पार्ट की अगर कोई बंदा बना रहा तो समझो कि मतलब अलग ही लेवल का है वो। ठीक है, तो भाई मैं अलग लेवल का नहीं बनना चाहता, मैं आपको एक ही वीडियो में जो है सारा मतलब ये कंटेंट देना चाहता हूँ। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखें।
थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? अब ये देखो, थार मरुस्थल के किस भाग की, जो थार मरुस्थल का जो ये भाग है ना, दक्षिणी भाग, तो ये कम ऊंचा है, और जबकि उत्तरी भाग जो है जमा हो के यहाँ पे ये हो गया सबसे ऊंचा। तो दक्षिणी भाग सबसे कम ऊंचा है। ये कितना दक्षिणी भाग 200 मीटर है, और ये 300 मीटर है। 100 मीटर का जो है अंतर है कम से कम। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला है? तो ये कितने जिलों में? 12 जिलों में। और अरावली भी आपकी 12 जिलों में ही थी। अब जिले और सुनने मारा कि वो वहाँ पे जिले ऐड हो गए हैं। अब जिलों की संख्या मतलब 19 जिले और ऐड किए गए हैं। तो हम जब करंट पढ़ेंगे तो करंट में उन्हें डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये PYQ है, तो हम PYQ के हिसाब से इसको डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में कौन सा कथन जो है सही है बताना है। राजस्थान में रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। बात सही है, ठीक है। थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल राजस्थान के कुल भाग का लगभग 50% भाग पर, नहीं 50% नहीं भाई साहब, 61% भाग है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा बड़ा मरुस्थल है। नहीं भाई साहब, ये भी गलत है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में इतना हो जाता है, और जबकि तीव्र अनुभव करता है। औसत वार्षिक वर्षा 10 से कम है। 10 से वर्षा कम नहीं है भाई साहब, 20 से तो ऊपर ही है वर्षा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। आगे देखते हैं। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? राजस्थान में क्या कहा जाता है भाई साहब? तो इन्हें धरियन कहा जाता है, धरियन, या फिर कुछ जगह कहते हैं धोरे। धोरे, धोरे भी कहते हैं इसे। और जब ज़्यादा ज़्यादा रेत ही रेत हो जाती है तो उसे कहते हैं थली। थली, थली रे थली रे थली, धोरे, धोरे थली, है ना। और आगे देखते हैं अब। राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो अभी हमने देखा था कि ये जो है भाई साहब 33 सागर का पूर्वी मैदान भी, और ये थार का मरुस्थल भी, दोनों 33 सागर के विस्तार हैं। और गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग था? गोंडवाना लैंड का हमने बताया था कि जो इधर का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है ये वाला हड़ोच रीजन, वो गोंडवाना लैंड का विस्तार था। आगे, पिलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो कहाँ पे मिलती हैं? ये थार के मरुस्थल में मिलती हैं। होता क्या है कि इधर रेत ही रेत, रेत ही रेत, रेत ही रेत है। तो यहाँ पे बीच में कहीं थोड़ा सा इधर उधर का पानी आके इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर रेत, उनके बीच में जो झील बनती है उसे कहते हैं पिलाया झील। पिलाया झील, सही है ना। तो इसी टाइप की जो झील है राजस्थान में, उन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे क्या, सामहर हो गई, वो भी पिलाया झील का एक उदाहरण है। सामर हो गई, डीडवाना हो गई, डीडवाना, या फिर पंचभद्रा, पंचभद्रा, ये क्या है? ये पिलाया झील का उदाहरण है। अब इसमें जो है आगे देखते हैं कि गोडबाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भूआकृतिक विभाग का भाग है? तो ये गोंडवाना प्रदेश कौन सा है? ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ही भाग है। गोंडवाना प्रदेश, इसका ये एक उपखंड होता है लूनी बेसिन। इसका ये एक उपखंड है, गोंडवाना प्रदेश का एक उपखंड है इसका, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन, ठीक है। ये लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये जो है ये अर्धशुष्क क्षेत्र है, अर्धशुष्क क्षेत्र, और पश्चिम में है बिल्कुल शुष्क क्षेत्र। आगे देखते हैं। कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है, अब देख लेते हैं। आपको एग्जाम देते हुए बहुत ही केयरफुल होकर आपको ऑप्शन को पढ़ना पड़ता है। शुष्क और अशुष्क जलवायु तो यहाँ मिलती है, रेतीली मिट्टी होती है, ये बात सही है। सदाबहार वन, भाई साहब कहाँ से आ गए यहाँ पे? बालू का स्तूप भी मिलते हैं, तो यहाँ पे सदाबहार वन नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कौन से वन मिलते हैं? कांटेदार, कांटेदार वन मिलते हैं भाई साहब। आगे, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहाँ एक दशक में 9 उल्कापिंड गिरे हैं। वाह 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 वाह, देख रहे हो राजस्थान का ये तो खूबसूरती है कि गलत चीज़ को भी हम कितना अच्छे से स्वागत करते हैं। देख रहे हो ना, उल्कापिंड कर रहे हैं तो उसे भी हमारा जो है बहुत अच्छे से इज्जत के साथ, आइए उल्कापिंड, आपका राजस्थान में स्वागत है। तो ये क्या है? ये कहाँ पे? ये थार के रेगिस्तान में भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत हो इनका, वहीं पे बहुत ज़्यादा गिरे हैं ये।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है? अभी हमने बताया था बालू का स्तूप युक्त और मुक्त। तो बालू का मुक्त जो है 41.5%, और जहाँ पे बालू का मिलती है वहाँ पे भाई साहब 58.5%। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था, पीछे गई वो है ये। ठीक है, तो राजस्थान के पश्चिमी रेतीली मैदान में बालू का स्तूप पाए जाते हैं, वो कितना परसेंट है? वो 58.5 है। अब एग्जामिनर को पकड़ो और उसको बॉर्डर पे छोड़ाओ, क्योंकि कहीं कहीं तो अपने आप ऐसे वैल्यू देता कि 58.02 है या 03 है, और यहाँ पे देखो मालिक ने 1.5 ही गायब कर दिया। तो भाई हाँ, लेकिन हमें ऐसे में टेंशन नहीं लेनी है, छोड़ के नहीं आना है, उसका नियरेस्ट वाला ऑप्शन हम मार के आएंगे। ठीक है, तो नियरेस्ट की वैल्यू कौन सी है? 60 है। दिल पर नहीं लेना ऐसे क्वेश्चन को, है ना, कि हम तो भाई, हमें तो बताया था हिंद गुरु ने कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है, वो नहीं देखना तो कुछ नहीं देखना है, फिर शादी भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना भाई, ऐसा नहीं है, फिर उसके नियरेस्ट वाला देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? ये भाई साहब ये होते हैं, ये क्या होता है कि विंड अगर सपोज करो ऐसे चल रही है राजस्थानी क्षेत्र में, तो यहाँ पे इस टाइप से ना, इस टाइप से ये विंड है, ये विंड है, तो इसके जो है इस टाइप से हम जो है क्या होता है कि रेत इस टाइप से इकट्ठे हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार टीले। अर्धचंद्राकार टीले, ये दूसरा नाम है इसका, बड़ा ही प्यारा नाम, बरखान। लगता है मतलब कुछ खाना जा रहे हैं राजस्थान में। बरखान दूसरा नाम है इसका, बरखान, है ना, अर्धचंद्राकार रेत के टीले या बरखान। ठीक है, आगे देखते हैं। बरखान, वाह वाह, बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तो भाई साहब ये उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे क्या वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहीं पर तो रेत रेत दिखेगी। तो सबसे कम वर्षा इधर ही होती है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्रों में, जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। अब ये देखो, हिंदी मीडियम के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है, कहीं तो बरखान लिख देगा, कहीं बरछान लिख देगा, कहीं बर्फानी लिख देगा, कहीं तूफ़ानी लिख देगा तो इंग्लिश मीडियम में इस टाइप की दिक्कत नहीं होती है। तो आप जब पढ़ें तो मेरी एक सलाह है हाथ जोड़ के, कि इंग्लिश के साथ में कुछ टर्मों को आप, हिंदी के साथ में सॉरी, कुछ टर्मिनोलॉजी को आप इंग्लिश में भी देखने का कष्ट करें। धन्यवाद। ठीक है ना, वरना आप तो परेशान होंगे, आपके बच्चे और परेशान होंगे कि मेरे पापा जी ने हिंदी मीडियम रखा था, वो दुर्भाग्य से पता नहीं किस हिंदी बेल्ट में पैदा हुए थे। तो हमारे यहाँ होता क्या है कि हिंदी दिवस, वाह वाह, बड़ा शौक से मनाया जाता है, लेकिन उसके बाद हिंदी का नामो निशान ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चलो दिल पर नहीं लेना, बरछानी पढ़ लेते हैं हम इसको। तो भाई ये हमारा क्या है, बरछान, तो विशेष आकृति के बालू के टीले। ठीक है, बाकी पोशाक तो है नहीं ये, युद्ध में जाते हुए सैनिकों के लिए दिया जाने वाला प्रतीक, फसल काटना नहीं भाई साहब, हमारा वही ठीक है। बरखान, बरकान, मुस्कान, नहीं मुस्कान तो ज़्यादा हो जाएगा। स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो ये मरुस्थलीय प्रदेश से। अब कोई मुस्कान देख रही हो तो भाई वो ज़्यादा खुश ना हो, बरखानी है ये। आगे देखते हैं, सीफ क्या है? तो अब ये देखो, सीफ क्या है, ये जो है इस टाइप से अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप बन जाते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप बन जाते हैं। जैसे अगर पवन ऐसी चल रही है तो ये ऐसे ऐसे करके ये बन जाएंगे, रुकावट टाइप में बनेंगे, तो वो सीफ होती है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ओके ओके, दैट्स ऑल। बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, तो वो कौन से में विकसित होते हैं? सीफ में। ठीक है, अगला, राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वितीय नदी घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं? तो यहाँ पे
पबना पबना नुवर्ती बालू का स्तूप, रेखीय है पबना नुवर्ती बालू का स्तूप मिलते हैं इस क्षेत्र में। पर्टिकुलरली अगर पूछे तो यहाँ पे ये मिलते हैं इस नदी घाटी में। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं? जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का, तो यहाँ पे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुदैर्ध्य, आप अभी तो अनुदैर्ध्य देखा है आपने, ये अनुदैर्ध्य मतलब किस टाइप के होते हैं? यहाँ पे अनुदैर्ध्य किस टाइप, तो ये ऐसे इस टाइप से ये बनते हैं ऐसे करके कुछ शायद, लेकिन अनुदैर्ध्य होते हैं ये, ठीक है। बालू का स्तूप बनते हैं यहाँ पे। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाया जाता है? तो कौन से प्रकार का? वरखान और पवन विमुख, मतलब जो क्या दूसरी साइड में, पवन की दूसरी साइड में बनते हैं। तो ये हो गया आपका पवन विमुख। आगे देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? अब हमने देख लिया, सीप भी देखा, वरखान भी देखा और पैराबोलिक भी देखा। ये थली प्रकार का ये जो है नहीं मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तारा कहाँ पे? ये तारा किस साइड में मिलते हैं? ये आपके मिलते हैं जैसलमेर की साइड में, जैसलमेर और गंगानगर साइड में, जैसलमेर और गंगानगर साइड में बालू का स्तूप मिलते हैं ये, ठीक है। तारा टाइप के, तारा टाइप के ऐसे करके। अब यार तारा भी नहीं बनेगा क्या? चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तारा इस टाइप के बनते होंगे, ठीक है। तो तारों का बालू का स्तूप, याद रहे कि तारे चमकते हैं जैसलमेर में, ठीक है। अगला देखते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ टाइप के कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं बीकानेर साइड में। इन्हें रट लो आप, तारा टाइप का होगा तो जैसलमेर में, और अनुप्रस्थ टाइप का होगा तो ये बीकानेर में, ठीक है। या फिर आपको ये पुंगल ये नाम दे देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। सूरतगढ़ कहाँ पे? गंगानगर में, है ना। पोखरण मोहनगढ़ कहाँ पे? जैसलमेर में। मोहनगढ़ पोखरण, तो ये जैसलमेर में, वहाँ पे इस टाइप के मिलते हैं। अगला, अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? फिर अनुप्रस्थ, अभी अनुप्रस्थ का पूछा तो फिर ये देखो पूछ लिया कि कहाँ पे मिलते हैं? बीकानेर और गंगानगर में, बीकानेर और गंगानगर में। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं, कौन सा नहीं है? पैराबोलिक भी देख लिया हमने, बरखान देख लिया, सीप देख लिया, इंसलवर्ग नहीं है। इंसलवर्ग जो है बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार की बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो पैराबोलिक के, या फिर दूसरा टाइप से पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार का बालू का स्तूप कौन सा है? बालू का स्तूप कौन सा है? तो पैराबोलिक प्रकार, पैराबोलिक ही सबसे ज़्यादा है यहाँ पे राजस्थान में, ठीक है। आगे देखते हैं, थार मरुस्थल में पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप है। और आगे, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख और अधिकांशतः बालू का स्तूप कौन से हैं? अभी हमने बताया पैराबोलिक, सबसे ज़्यादा इसी ये मिलते हैं। कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त कौन सा है? फलोदी पोखरण। ये याद रख लेना कि जैसलमेर में फलोदी पोखरण जो ये क्षेत्र है, तो ये पूरा तहसील ये जो बालू का स्तूप मुक्त है, यहाँ पर नहीं मिलते हैं, ठीक है, फलोदी और पोखरण में। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक पाया जाता है। वाह वाह वाह, बड़ा जानदार इंग्लिश यूज़ करिए। इसको हिंदी में वही कहते हैं जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया, बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बता देना कि फलोदी और पोखरण का रीज़न है जैसलमेर में, इधर जो है बालू का मुक्त ये जो है मिलता है, ठीक है। लाठी सीरीज आपको लठ मार के पढ़ाया जाएगा अब, तो उससे संबंधित नहीं है, वो हमारी है यूट्यूब की लाठी सीरीज। ये लाठी सीरीज क्या है? ये भूमिगत जल पट्टी है। कहाँ पे? राजस्थान में। जो ये पाकिस्तान का और ये जैसलमेर का रीजन है, जैसलमेर वाला रीजन है, तो वहाँ पे एक जल पट्टी है, ठीक है, लाठी सीरीज।
तो ये भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है ना। तो उसी क्षेत्र को जो है हम जो है लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। लाठी सीरीज कहाँ पर है? जैसलमेर में। क्या है? जल पट्टी है ना। तो टेंशन लेना, इसमें याद रखना है कि जैसलमेर में भूगर्भीय है ना जल की चौड़ी पट्टी, जिसे हम जैसलमेर कहते हैं। और जैसलमेर में एक चीज़ और मिलती है, जो जीवाश्म उद्यान है नेशनल बोट फॉसिल पार्क, वो भी जैसलमेर में ही है ना। फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क या जीवावशेष पार्क, इसको याद रखना। फॉसिल्स पार्क कहाँ पे? जैसलमेर। जैसलमेर में फॉसिल्स पार्क है, ठीक है। लाठी सीरीज भी जैसलमेर में। आगे देखो ये आ गया राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, ये नेशनल बूट फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे विश्व में सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले थे इसमें। लकड़ी के अवशेष मिले थे यहाँ पे। फॉसिल पार्क है ना, लकड़ी के अवशेष प्राचीन, विश्व के भाई साहब, भारत के नहीं विश्व के। कहाँ पे मिले थे वो जगह का नाम क्या था? वो आकल। आकल जगह का नाम आकल है। अंकल नहीं है, कभी अंकल बोल के निकल जाओ चुप से। आकल है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आकल जैसलमेर में संबंधित है किस चीज़ से? यहाँ पे कास्ट जीवाश्म उद्यान है। वुड फॉसिल पार्क। इंग्लिश मीडियम में दिक्कत क्या होती है, दिमाग के ऊपर को निकल जाती है ऐसी हिंदी। कास्ट क्या है भाई? ये कास्ट, कास्ट वाला तो कास्ट नहीं, कास्ट है भाई ये, ठीक है। हम उसको कहते हैं वुड फॉसिल पार्क। तो वुड फॉसिल पार्क। कुछ लोगों ने पर्सनली बोला कि आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ करें। हमारे जैसे भी लाचार लोग हैं जो आपके इस पर डिपेंड हैं, तो भाई लाचार नहीं, आप हमारे भाई बंधु हैं और आपके लिए हम थोड़ा इतना कर सकते हैं। हमारा नाम से हिंदू गुरु नहीं है, हम इंग्लिश की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। राजस्थान में आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? आकल, तो आकल में स्थित है। ये कौन से जापानी हो गया तो, लेकिन ये आपको पूछ सकता है किस ज़िले में है? तो जैसलमेर में है ये। जैसलमेर में जो वुड फॉसिल पार्क है वहाँ पर आकल एक जगह है, वहाँ पर जो है ये मिलता है। आगे देखते हैं भैया। थार मरुस्थल के भाग हैं। थार मरुस्थल के कौन कौन से भाग हैं? गोंडवाना प्रदेश हमने देखा था, शेखावटी प्रदेश, बनास का मैदान, घग्गर का मैदान। तो इसमें भाई साहब बनास का मैदान नहीं है, घग्गर का मैदान भी है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, चौथा हमारा ऑप्शन में है ये। अब आप ये देख लो कि इसमें जो शेखावटी प्रदेश है वो किधर है? शेखावटी प्रदेश। तो शेखावटी प्रदेश आपका, अब मैप में देखोगे आप, तो जो शेखावटी प्रदेश है इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं मैं आपको बता दूं, एक बार देख लेना। इसमें चूरू डिस्ट्रिक्ट है, सीकर है, और आपका झुंझुनू है। झुंझुनू। तो ये उत्तर के डिस्ट्रिक्ट हैं, राजस्थान के उत्तरी डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तरी डिस्ट्रिक्टों को हम इन्हें 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं और शेखावटी प्रदेश में आते हैं वो, ठीक है। घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान जो है, घग्गर का मैदान आपका जो राजस्थान के ये 2 ज़िले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, तो इधर घग्गर का मैदान है, ठीक है। सबसे उत्तरी क्षेत्र है। तो यहाँ पे इसके जो यहाँ पे पार्ट मिलते हैं ना, घग्गर नदी के जो पार्ट हैं उन्हें नाली कहे जाते हैं। यहाँ पे जो पार्ट मिलते हैं उन्हें नाली के नाम से भी जाना जाता है। नाली नहीं, ये हमारी गंदे पानी वाली नहीं, नाली नहीं, यहाँ पे इसका नाम ही पार्ट का नाली है, नाली, ठीक है भाई। और क्या बताना है इसमें? अब ये इसमें जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये अभी हमने बताया था झुंझुनू, सीकर और ये शेखावटी क्षेत्र, ये इसलिए आपको मैप डाला था शेखावटी क्षेत्र, ठीक है। ये है झुंझुनू, और ये आपका ये दोनों हो गई, ये हो गए घग्गर, ठीक है। घग्गर का मैदान, ठीक है भाई। आगे, घग्गर का मैदान स्थित है कहाँ कहाँ पर स्थित है? घग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और
ये गंगानगर में है, ठीक है। और आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, अपने आंतरिक प्रवाह के लिए कौन सा जाना जाता है, शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र मैंने आपको बताया था लोकेशन, शेखावटी क्षेत्र ये आंतरिक प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है, शेखावटी क्षेत्र, ठीक है। आपको पता लग गया घग्गर का मैदान किधर है, शेखावटी क्षेत्र का पता लग गया आपको। अब आपको देखना लूनी बेसिन। लूनी बेसिन राजस्थान के किस भूआकृतिक भाग का एक भाग है ना। तो लूनी बेसिन आपको मैप में बता देता हूँ मैं। लूनी बेसिन में आपके जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे लूनी बेसिन में, एक तो आपका सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, उसके बाद में पाली और इधर से जोधपुर। ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके लूनी बेसिन में, लूनी बेसिन है ये, ठीक है। लूनी बेसिन, इसको गोंडवाड़ा प्रदेश भी कहते हैं, इसको गोंडवाड़ा प्रदेश। लूनी बेसिन पता लग गया, घग्गर का मैदान पता लग गया, शेखावटी रीजन पता लग गया, टेंशन नहीं लेनी है इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। आगे चलते हैं अब। लूनी बेसिन का पता लगा आपको, लूनी बेसिन किधर है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की तरफ, पूर्वी मैदान में तो है नहीं, अरावली पहाड़ी पे भी नहीं है, दक्षिण पूर्वी पठार में भी नहीं, दक्षिण पूर्वी तो पठार इधर होता और ये इधर मिलता है लूनी बेसिन, तो पश्चिमी मरुस्थल साइड में लूनी बेसिन है। आगे वही आ गया। गोंडवाना प्रदेश का यह भी नाम है, कौन सा नाम है, अभी मैंने बताया था लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप देख लो, गोंडवाना प्रदेश लूनी बेसिन को ही कहा जाता है। आगे, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अभी बताया गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये तीनों एक ही क्वेश्चन है। आगे, निम्नलिखित में कौन सा अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है, कौन सा, आपका जोधपुर उच्च भूमि। ऐसे कुछ नहीं, शेखावटी रीजन भी है, घग्गर का मैदान भी है, गोंडवाना प्रदेश भी है, ये इस टाइप में हम जो है मतलब इसे ऐसे हम जो भौतिक प्रदेश में से नहीं डिवाइड किया गया है, जोधपुर उच्च भूमि को, ठीक है ना। अभी हमने तीनों ऊपर के पढ़े हैं। ये आगे देखते हैं। नागौर उच्च भूमि औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कितनी औसत ऊंचाई है उसकी, तो 300 से 500 मीटर के बीच में, नागौर की 300 से 500 के मीटर के बीच में है। तो आगे देखते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, वो अभी याद आई है, देखो राजस्थान में 2 क्षेत्र हैं जो बहुत कॉमन है, एक तो बांगड़ प्रदेश, ठीक है, और दूसरा बागड़ प्रदेश। तो दोनों को आपको देखना है, दोनों कैसे हैं। देखो यह है बांगड़, तो जो बांगड़ प्रदेश है, बांगड़ प्रदेश राजस्थान का अगर ये मैप है तो जो नीचे का क्षेत्र है उसे कहते हैं बांगड़ प्रदेश, और जो उत्तरी क्षेत्र है उसे उसका ये भाग है बागड़ प्रदेश, ठीक है। तो इसमें कौन से जिले आते हैं, आपका डूंगरपुर हो गया नीचे, और बांसवाड़ा हो गया, और तीसरा हो गया प्रतापगढ़, ठीक है। इन्हीं में से 2 में से एक और काट के बनाया गया था आपका प्रतापगढ़, ठीक है, 33वां जिला। तो ये पता लगा आपको बांगड़, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मतलब ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है और आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हो बहुत अच्छे से, तो टेंशन नहीं लेनी, कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगड़ में सम्मिलित नहीं है, अब बताया मैंने आपको, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है बांगड़ में देखो, आंतरिक प्रवाह गोंडवाना प्रदेश नमकीन जिले ये उत्तरी क्षेत्र में होगी, तो बांगड़ में 56 का मैदान नहीं है, 56 का मैदान है बांगड़ में, इसको बांगड़ बोल दिया, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा देखना है। जैसे किस अंचल भाग को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। तो बांगड़ प्रदेश कौन सा है, मैंने ऊपर कुछ अलग बता दिया क्या, बांगड़ प्रदेश जो ना मैंने आपको बताया था, बांगड़ प्रदेश ऊपर है, ये बागड़ है, तो बागड़ में है ये 3, डूंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, वो हो गया, ठीक है, बांसवाड़ा हो गया, बागड़ है ये, है ना ऊपर, बांगड़ और ये हो गया बागड़, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़ मत करो, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया इसमें, कन्फ्यूज़ करने के चक्कर में। तो बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है बांगड़ प्रदेश, शेखावटी
शेखावटी अंचल, क्योंकि शेखावटी तो ऊपर ही है ना, ये शेखावटी अब हमने पढ़ा था शेखावटी, तो उसी को कहा जाता ना बांगड़ प्रदेश। ठीक है, बाकी हाड़ौती, माही और ये तो नीचे ही है, तो ये तो होगा नहीं। आगे देखते हैं कौन सा युग सम्मिलित है। तो अब देखो इसने दे दिया कौन सा सही सम्मिलित है, बागड़ का दे दिया इसने बांसवाड़ा। बात सही है नहीं सही है? तो बागड़ का है बांसवाड़ा, यानी कि जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट हैं, नीचे के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वाले ये तीन चार डिस्ट्रिक्ट, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, तो ये तीनों हैं बागड़। याद रखना इस पे बागड़, बड़े बड़े में लिख देता हूँ तुम्हें कि बाद में कंफ्यूज ना करो, बागड़। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अब देखो बांगड़ है ऊपर वाला, तो इनमें कौन सा नहीं है सम्मिलित? तो भाई साहब उसमें सीकर भी है, झुंझुनू भी है, चूरू भी है, ये राज संबंध उसमें नहीं है, राज संबंध नहीं है। बांगड़ ये अंकी बिंदी वाला ऊपर है भाई साहब, है ना। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उसको क्या नाम दिया गया है? तो कौन सा नाम दिया गया है? सबसे प्राचीनतम पर्वत आपको पता होगा कि अरावली उसका आंसर है। अरावली पर्वतमालाओं को सुदूर दक्षिण जड़ से प्रारंभ होती है, वह स्थान कौन सा है? दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? वो अरब सागर है। तो इसीलिए अरब सागर को देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तो ये कहते हैं कि ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अरब सागर से, है ना, अरब सागर। तो इसको अरब सागर को जो है अरावली का पिता भी कहा जाता है, अरावली का पिता, अरावली का पिता। अब कुछ बेवकूफ़ कमेंट करके बोलेंगे, आप नहीं जो देख रहे हैं वैसे मज़ा लेने के लिए आते हैं, फिर माता क्या इसको कहते हैं? नहीं, हमको टेंशन नहीं लेनी, माता जो हो, अपने को तो अरावली का पिता याद करना है बस। ओके, बस याद रखो, तुमने कंटाब लगा देंगे याद नहीं रखोगे तो फिर। अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है, कैसे बढ़ती है? देखो मैंने बताया था कि आप जैसे जैसे आप इस क्षेत्र से इधर को आओगे तो यहाँ पे चौड़ाई जो है इसकी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे कम चौड़ाई है, यहाँ पे इसकी ज़्यादा चौड़ाई है, इधर ज़्यादा चौड़ाई है। तो जैसे जैसे हम इधर से आएंगे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की साइड में, वैसे वैसे इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती जाती है। समझ में आ गया? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो चौड़ा होता है वो आपका गुजरात में होता है। आगे देखते हैं। अरावली पर्वत का विस्तार है कहाँ से? गुजरात से लेके पालनपुर तक विस्तार है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है भाई साहब 692। और जी राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? राजस्थान में जी लंबाई है इसकी 550 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है ये। ठीक है, तो ये 13 जिलों को पास करती है। 13 है, 13 जिलों में, कुछ में 12 दिया हुआ, कुछ में 13 नहीं, 13 जिलों में आप याद रखना, 13 जिलों को पास करती है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व को जाती है? तो कहाँ से प्रारंभ होती है और किधर को जाती है? ये नीचे से राजस्थान का देखो, फिर मैप देखो आप कि राजस्थान में इधर सबसे नीचे जो है इधर सिरोही है, सिरोही। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके इधर को जो है ये विस्तार इधर ये कम है इधर, है ना। तो सिरोही से स्टार्ट होती है सिरोही। यहाँ पूछा दक्षिण पश्चिम में, ये है ना, ऐसे करके मैप देखो तुम तो ये दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे लोकेशन है सिरोही की, सिरोही सिरोही। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये दे दिया देखो इसने कि राजस्थान में यानी कि इस सीमा से लेकर खेतड़ी तक अरावली में पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ पे, ये जगह कहाँ पे? ये खेंड बिरहा जहाँ है ये सिरोही में, सिरोही से स्टार्ट होती है
कहाँ तक, कहाँ तक जाती है ये कहाँ पे है आपका खेतड़ी, खेतड़ी आपको झुंझुनू में, झुन झुनू झुनझुनू। ठीक है भाई, ज़्यादा दांत मत दिखाओ, पढ़ लो, कुछ ना रखा जिंदगी में। हाँ भाई, अब ये देखते हैं इसमें, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने ज़िले हैं, तो इसमें 12 का ऑप्शन नहीं, 13 ज़िले हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना जाता है, तो ये अरावली का विकास जो है सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में जब भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को टक्कर मार दी, ठीक है ना, लेकिन ये बात उससे भी पुरानी है, ठीक है ना, ये प्रेम, तो ये बात जो है अरावली के टक्कर मारने से ही पुरानी भाई साहब। आगे देखते हैं, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है, भाई किस प्लेट से अलग हुई, यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। तो आगे देखते हैं, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, मतलब वर्तमान में ये ध्यान रखना है इसमें। आप कुछ बोलोगे सर ये तो बलित पर्वत का उदाहरण है, सर कुछ बोलेंगे ये तो अस्सीस पर्वत भी है, ब्लॉक तो नहीं है सर। अब सर हम पहला मारें कि दूसरा मारें इसमें ऑप्शन, तो बेटा ये पूछ रहा वर्तमान में है, ठीक है। अगर पूछता निर्माण में, तो निर्माण में अगर निर्माण की बात करता तो हम बोल देते बलित पर्वतमाला है निर्माण की दृष्टि से। अगर पूछे समय अनुसार तो बोल देंगे सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगर हम बोल दें कि वर्तमान में यह किस टाइप की, तो अपशिष्ट पर्वतमाला है, अपशिष्ट पर्वत, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी है, 50 बार बता दिया, अरावली है, अरावली है, बोलते क्यों हो यार। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है, तो कौन सा सबसे ऊंचा, अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला कुल राज्य का कितना % भाग कवर करती है, 9.1, 9.1 याद करना, 9 से काम नहीं चलेगा, 9.1। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ी कहाँ स्थित है, नाग सांप वाला नाग नहीं, नाग अजमेर के पश्चिम में स्थित है भाई साहब, ये अजमेर के पश्चिम में। तो ये समथिंग ये 795 मीटर की है, याद रखना, नाग की ऊंचाई जो 795 है, बहुत बड़ा नाग है भाई। अरावली पर्वत के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी, गलत ऐसे आपको ऐसे ही पढ़ना होता है एग्जाम वाले दिन क्वेश्चन को, कि पूछ क्या रहा है वो आप और आप क्या कर रहे हो। अरावली पर्वत का संबंध के बारे में पूछना, गलत तथ्य की पहचान करनी है। विश्व का सबसे प्राचीन है, कुल लंबाई अधिकांश राजस्थान में है, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अब आपको लंबाई तो पता ही होगी कि इसकी लंबाई 820 नहीं है, इसकी लंबाई है भाई साहब 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अरे बोर तो नहीं हो रहे, 1 घंटा हो गया, कंप्लीट करना आज, पानी पूनी पीना तो पी लियो भाई, बाद में कभी नीचे कुछ बोलो सर जी मैं तो 1 घंटे में सूझ गया। हाँ हाँ तशरीफ सूझ गया बैठे बैठे। अब देखते हैं पर्वत, इसको डिलीट कर दियो भाई, ठीक है। पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। कौन सी पर्वत श्रेणी विभाजित करती है, पूर्व, ये आपको कौन सी विभाजित, आपको अरावली श्रेणी विभाजित करती है। ये क्वेश्चन रह गया गोपर का, हाँ ये रह गया। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, क्या है, अरावली है, इसलिए हमने पढ़ा नहीं था इसको, नहीं ऐसा नहीं, गलती छूट गया था। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती है। अरावली 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 3 बार बोल दिया, अरावली को होगी तलाक, ऐसा नहीं है भाई। ये तो जस्ट जोक है, तलाक पर तो सख्त कानून है भाई, जेल होगी सीधी। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान का चंबल की घाटी से अलग करता है, तो क्या नाम है उसका, अरावली पर्वत। सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखो, आप देखा होगा आपने कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है, घग्गर मृत नदी, बोराट पे पठार है, शेर अरावली की चोटी है, शेरगढ़, नागफनी अरावली दर्रा नहीं है, ये नागपानी ये जो है अरावली की चोटी है, चोटी।
चोटी है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वतीय चोटी है? डोरा। और यह है कहाँ पे? डोरा। डोरे मत डाल वे, डोरा। ये नहीं भाई साहब, ये है जालोर में। कहाँ से लिख दिया मैंने? जालोर में है भाई साहब ये डोरा। डोरा डालोगे तो जला दिए जाओगे भाई साहब। आगे, अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा सर्वाधिक अंतराल विद्वान है? कौन सा सर्वाधिक अंतराल विद्वान है? तो ये उत्तरी मध्यवर्ती क्षेत्र। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थलों के पूर्वी विस्तार को रोकता है। बात सही है क्या? बिल्कुल बात सही है। आगे देखते हैं, अरावली क्षेत्र में खनिजों से अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। ये बात भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली प्रभावित नहीं करती है। ये गलत है। तो तीसरा जिसमें आया गलत है। ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो हमारा पहला, दूसरा, चौथा हमने पढ़ा भी नहीं, फिर भी हमारा सही है, क्योंकि 3 हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आगे देखते हैं, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो अरावली जो है, कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? हाँ, सत्य पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो ये तो गलत है। इसका निर्माण जो था प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में। ये कैम्ब्रियन युग का पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। पहला गलत है तो हमारा ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे। दूसरा स्टेटमेंट, यह वर्तमान में अपशिष्ट पर्वत के रूप में है। दूसरी बात सही है। तो हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन ये बच गया। फिर पढ़ लेते हैं, यह मुख्यतः अग्नि चट्टानों से निर्मित है। नहीं, ये गलत है। अग्नि चट्टानों से निर्मित नहीं है। आगे, यह दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। ये बात सही है। तो दूसरा और चौथा हमारा सही है। अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। ये बात सही है। हाँ, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ये बात बिल्कुल सही है। कथन सही है हमारा और कारण को सही व्याख्या करता है। तो इसमें एक चीज़ और, राजस्थान के प्रश्न में, इसमें क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों बातें सही हैं। यूपी या बिहार स्टेट की तरह या कोई अदर स्टेट की तरह नहीं है कि वो व्याख्या नहीं करता, नहीं दे देगा ऐसा कुछ करके। तो ये आरएएस नहीं भी नहीं बोलता। ये कहता कि सही व्याख्या करता है या आंशिक व्याख्या करता। व्याख्या तो दोनों कर रहे हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो वो तो भाई साहब आंशिक व्याख्या नहीं कर रहा, सही व्याख्या कर रहा हो। ठीक है, वही रीज़न है जो इसने बताया है। आगे देखते हैं, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्वान है। ये बात सही है, क्योंकि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। तो ये बात सही है। और इसकी जो है पूर्ण व्याख्या कर रहा है। इसमें आंशिक व्याख्या देखो ऊपर दे दी, ये कर रहा है पूर्ण व्याख्या कर रहा है। दोनों बातें सही हैं और उसकी जो पूर्ण व्याख्या कर रहा है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा भाग जो है अरावली जो सबसे ज़्यादा है? तो ये जो है आपका, ये ऐसे करके ये वाला भाग जो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, दक्षिणी भाग। आगे देखते हैं, इसमें अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो हमने देखा था कि इधर से ऊंचाई भी बढ़ती नीचे को और जो है क्षेत्रफल भी बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है सिरोही जिले में है। सिरोही में सबसे ज़्यादा ऊंचाई है। सिरोही जिले में। किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? अब क्षेत्र का पूछ लिया इसने, तो क्षेत्र सबसे कम है अजमेर में। यहाँ पे 2-4 पॉइंट और बता दूँ मैं आपको। क्षेत्र सबसे कम अजमेर में हो गया, लेकिन जो अरावली की न्यूनतम ऊंचाई है वो कहाँ पे? वो जयपुर में। और अधिकतम सिरोही में। अब क्षेत्रफल में भी देख लो, सबसे कम क्षेत्रफल अजमेर में और सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो उदयपुर में है। अधिक क्षेत्रफल, अधिक उदयपुर में अधिक और अजमेर में कम। यानी कि अजमेर और उदयपुर, अजमेर और जयपुर जो आसपास आते हैं, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें न्यूनतम है। और नीचे दोनों उदयपुर और ये साउथ में आते हैं, तो यहाँ पे
दोनों चीज़ें अधिकतम है। तो ऐसे करके आप मैप में थोड़ा दिमाग लगा के देख सकते हो। आगे देखते हैं, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। कौन सा भाग नहीं है अरावली प्रदेश का? आबू, अलवर, जयपुर खंड या विंध्या खंड। तो विंध्या खंड जो है आप देखोगे तो विंध्या खंड इस क्षेत्र में है, डेक्कन प्लेटू के भाग में विंध्या खंड, ये है ना। तो यहाँ पे है, लेकिन अरावली का हम देखेंगे तो अरावली का ये पार्ट है, तो अरावली से तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जबकि अलवर, इधर अलवर हो गया, इधर इधर माउंट आबू हो गया, इधर जयपुर हो गया, और इधर माउंट आबू हो गया। तो ये तो तीनों हैं, जबकि ये नहीं है। विंध्या कहें या फिर मालवा का पठार कहें, ये अलग हैं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? कौन सी? तो दक्षिणी अरावली में कौन सी है? आंचलगढ़। इसको मैं लिख देता हूँ इधर, आंचलगढ़, आंचलगढ़, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चवच क्षेत्र कौन सा है? मध्य अरावली में अब देखो इसमें से आपको कैसे एलिमिनेट करते हैं आप, तो आप आबू ब्लॉक काट देंगे क्योंकि वो दक्षिणी अरावली का पार्ट है वो, ठीक है। और आप मारवाड़ क्षेत्र इसमें से काट देंगे, भोर पठार काट देंगे, सांबर क्षेत्र जो है मध्य अरावली में होता है। भानगढ़, बिलाली, सिराबाद श्रेणियाँ स्थित हैं, तो ये कहाँ पे हैं? ये कहाँ पे हैं? ये उत्तरी अरावली के पार्ट हैं। तो अरावली को भी हम 3 पार्टों में बांटते हैं, देखो ऐसे क्या, इधर दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, ठीक है, नॉर्थ, मिडिल और साउथ। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से। अब देखते हैं उत्तरी अरावली में, इधर इसमें जो देखने की चीज़ है, इधर एक तो है अलवर क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा सीकर, और तीसरा इधर इसके अंदर में जो है जयपुर का भी पार्ट आता है। तो इनमें जो है कौन कौन से आते हैं इसमें, देखो सबसे पहले तो ये आता है इसमें भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिराबास, ये चारों हैं, ठीक है। अब उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। रघु कहाँ था? सीकर में गया था। रघुनाथगढ़ कहाँ पे? सीकर में, ये उत्तरी का पार्ट हिस्सा है। खो कहाँ पे? जयपुर में। और भैराज ये कहाँ पे? अलवर में, ये उसकी उत्तरी के हैं। और बारवाड़ा जयपुर, ठीक है, ये 4 हैं इसके उत्तरी के। दक्षिण के 1-2 देख लेते हैं, दक्षिणी में 1-2 तो देख लेते हैं कम से कम। एक तो आबू हो गया, माउंट आबू या आबू कहते हैं जिसे हम, आबू पर्वत हो गया। आंचलगढ़ हो गया, आंचलगढ़ साउथ के। और ये मेवाड़ क्षेत्र हो गया, मेवाड़, ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं, अब एलिमिनेट करने में थोड़ा सा हो जाएगा। तो चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है। तो बिलाली भी हमने देखा था कि वो दक्षिणी में नहीं है, वो उत्तरी का भाग है। बिलाली हो गया या भानगढ़ हो गया, सिराबास हो गया, ये उत्तरी के भाग हैं। अब देखो मैप का कहाँ पे यूज़ होता है, तो हमने देखा था कि उत्तर पूर्वी जो अरावली है सबसे उत्तर में, वो कौन सा है? वो अलवर के पास में, अलवर। तो पहले का तीसरा ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ। और सबसे दक्षिणी अरावली जो है वो सिरोही में है, ये पता है। और मध्य अरावली जो है वो आपको पता ही है, जयपुर में है वो। भोराट आपको उदयपुर में है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ये डी आंसर हमारा आ गया। आबू पर्वत ये मुख्यतः किस से निर्मित है? ये ग्रेनाइट से निर्मित है ये, ठीक है। आबू पर्वत कौन सा अरावली पर्वत में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं? ये नाहरगढ़ नहीं है स्थित, कुंभलगढ़ भी है, चित्तौड़गढ़ भी है और गांगरोन भी है। तो इसमें से देखते हैं गागरोन का किला जो है ये कहाँ पे है? सॉरी, ये नाहरगढ़ नहीं, गागरोन ही है, ये तीनों है ये स्थित। तो गागरोन किला कहाँ पे है? ये झालावाड़ में है, झालावाड़, गागरोन झालावाड़ में है ये, ठीक है। आगे देखते हैं अब,
अब आ गया हमारा तीसरा जो है भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग, तो कुल भाग का कितना परसेंट है? 23%। यहाँ पे आप याद रखो 23.30% है, 23.30%। ठीक है। अब उसके बाद में इसको जो है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा करौली का मैदान जो है वो बनास नदी का भाग है, बनास का भाग है। पूर्वी बेसिन मैदान भाग नहीं है, तो कौन सा? पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, कौन सा? जवाई बेसिन। जवाई बेसिन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? जवाई बेसिन को जवाई बेसिन उत्तरी में ये स्थित है आई थिंक। तो आगे देखते हैं इसका। तो बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? बनास बेसिन, तो बनास बेसिन जो हमारा ये इधर पूर्वी मैदान में इस क्षेत्र में मिलता है, तो ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है, पूर्वी मैदान का हिस्सा है। अब इसमें एक और बता दूं आपको, चलो इसमें आगे बताएंगे जब क्वेश्चन आएगा। तो कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया है? हेरोन महोदय द्वारा कौन सा? मालपुरा करौली मैदान, इसको जो है हेरोन ने तृतीय पेनिप्लेन के नाम से बताया था कि ये तृतीय पेनिप्लेन है। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़ के डाकू चंबल बेसिन में मिलते हैं। चंबल बेसिन होता क्या कि यहाँ पे तेज पानी से ये जो है अवनाली का वर्तन हो जाता है, तो इस टाइप से जो है मिट्टी कहीं से कटती कहीं से रुकती है, तो ये इन्हें कहते हैं बीहड़ के, ये बीहड़। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और कि बीहड़, एक और पूछा क्वेश्चन, तो बीहड़ के मैदान, यहाँ बीहड़ के जो है क्षेत्र राजस्थान में सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है बीहड़ भूमि का? तो एक तो सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर, और दूसरा करौली और सवाई माधोपुर। ये मैं आपको दिखाऊं कि करौली और सवाई माधोपुर, एक बार करौली, हाँ ये आपका जो है ये करौली और सवाई माधोपुर, और फिर इधर के आसपास में फिर थोड़ा उत्तर प्रदेश और इधर मध्य प्रदेश इधर जो है मिलता है। ठीक है। करौली और सवाई माधोपुर राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान के डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज़्यादा ये इधर बीहड़ मिलते हैं, दोनों ज़िलों में। ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ को जो है हमारा जो नीचे वाला ये रीजन है, ये उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, और यहीं पे प्रतापगढ़ है। ठीक है। तो इसे जो है हम इसे माही नदी के कांठे भी कहते हैं, माही नदी का बेसिन है ये। यहाँ पे माही नदी है इस क्षेत्र में, माही, तो माही नदी के कांठे भी कहते हैं, फिर ये कांठल का बेसिन भी कहते हैं इसे। ठीक है। कांठल का मैदान। आगे, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? तो पूर्वी मैदान, जाहिर सी बात है यहाँ पे समतल भूमि होगी, तो ज़्यादा जो जगह पे आपका जो है ये कृषि होगी। ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे जो है ज़्यादा उत्पादन होगा, तो इसे जो है खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। और पर्टिकुलरली अगर वो डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा ना, तो वो फिर वो गंगानगर है, वो है ना। लेकिन क्षेत्र में अगर पूछे यहाँ पे भौतिक प्रदेश के रूप में, तो पूर्वी मैदान है। आगे देखते हैं, कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? ये बघेलखंड, ये यहाँ पर तो है ही नहीं, मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है। तो ये जो है अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं, बनास मैदान के संबंध में विचार करके आपको बताना है। क्या बोल रहा है? यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, मतलब कृषि की नहीं जा सकती है, तो फिर मैदान किस बात का? फिर ये भाई कौन सा ऐसा मैदान है यहाँ पे कृषि नहीं होती है? तो पहला गलत हो गया, ये गलत हुआ। अब हमारे पास में ये ऑप्शन बचे 2, 3, 4, 3 तो सही होगा ही होगा, क्योंकि 3 तो सभी में है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है,
उसके बाद में औसत समुद्री तल से ऊंचाई इतनी मीटर है, इसका ढाल पश्चिम की ओर है, तो ढाल जो इसका पूरब की ओर है, पूरब की ओर है ज़रूर ढाल, तो पूरब, तो चौथा गलत हो गया, चौथा ये गलत हुआ, तो तीसरा सही है हमारा, तो दूसरा भी सही है, दूसरा तीसरा इसका आंसर है। अब आगे देखते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं, कौन कौन से? विंध्य का पठार कहते हैं या फिर दक्कन का पठार, विंध्य का पठार या दक्कन का पठार। तो ये जो है हमारा राजस्थान का जो ऐसे जिले देखोगे आप, तो इसमें जो है, तो ये जो क्षेत्र है इधर का, ये विंध्य का पठार, दक्कन का पठार का जो है ये, इसे मालवा का विस्तार भी कहते हैं इधर को, मालवा का विस्तार, ठीक है। और इसका अन्य नाम तो आपको पता ही है, 2 लाख बार बोल दिया है 5 दिन में, हड़ौती का पठार, लावा पठार भी बोलते हैं इसे, लावा पठार, हड़ौती का पठार, मालवा का विस्तार है ये, कुल मिला के मालवा का विस्तार है ये, मालवा का विस्तार, ठीक है, ये मालवा का विस्तार है ये। तो अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। हाँ, तो यहाँ पे स्पेशली जो आगे हम खनिज देखेंगे तो इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर बहुत ज़्यादा होता है, बलुआ पत्थर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य का पठार है? तो कौन से क्षेत्र में? इस क्षेत्र में, दक्षिणी पूरब के क्षेत्र में, दक्षिणी पूरब। आगे देखते हैं। विंध्य कगार भूमि किन नदियों के मध्य स्थित है? तो कौन सी? चंबल और बनास के मध्य है, चंबल और बनास, ये दोनों साउथ में स्थित है ना, चंबल और बनास दोनों के मध्य है। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो अभी मैंने बताया था कि बलुआ पत्थर टाइप के है ना। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हड़ौती पठार, हड़ौती पठार के क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, हड़ौती पठार है ना। आगे, कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? कौन सी? मुकुंदरा पहाड़ियाँ, मुकुंदरा पहाड़ियाँ इधर ही हैं, मुकुंदरा पहाड़ियाँ साउथ में। मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है किसका? ये विंध्य की पहाड़ियों का, विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है। कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी अरावली में नहीं है? ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, क्योंकि ये दक्षिणी पूर्वी पठार इसमें जो स्थित हैं, ठीक है, विंध्य की पहाड़ियों में, ये कहीं दक्षिण पूर्वी पठार में स्थित है, अरावली में स्थित नहीं है, लेकिन भौराट पठार, लसानिया का पठार, गिरवा पठार, ये सब उसमें स्थित है। हड़ौती का पठार सम्मिलित नहीं किया जाता है, कहाँ पे हड़ौती का पठार? झालावाड़, बारा, कोटा, ये दौसा में नहीं है, दौसा की लोकेशन जो है पूर्व में है, उत्तर पूर्व के साइड में, तो दौसा में नहीं है, इसका आंसर दौसा होगा। और आगे देखते हैं। डग गंगाधर उच्च भूमियाँ अवस्थित हैं, डग गंगाधर उच्च भूमियाँ ये हड़ौती के पठार में स्थित हैं, ये हड़ौती के पठार में। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ मिलती हैं? तो रामगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? रामगढ़ पहाड़ियाँ शाहबाद उच्च भूमि में मिलती हैं, शाहबाद उच्च भूमि में। ये शाहबाद उच्च भूमि कहाँ है? कोई इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो ये 12 जिले में है, ये 12 जिला, ठीक है। और डग पहाड़ियाँ भी हमने देखा था, डग पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? डग पहाड़ियाँ हैं आपकी, डग पहाड़ियाँ हैं झालावाड़ में, झालावाड़, तो इन्हें आप अलग से लिख लेना, डग पहाड़ियाँ कहाँ पे? झालावाड़ में। और मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ में। मुकुंदरा कहाँ गया भाई? मुकुंदरा हिल्स, ऐसा कैसा हो गया? मुकुंदरा किधर गया? मुकुंदरा, ये है मुकुंदरा, मुकुंदरा कोटा और झालावाड़, कोटा एंड झालावाड़, झालावाड़, ठीक है। इनके आगे डिस्ट्रिक्ट के नाम ये ना, बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होने की है, वो किसी भी टाइप से पूछ रहे हैं आपसे एग्जामिनर। कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? कौन सा नहीं है दक्षिणी अरावली में? ये शाहबाद उच्च भूमियाँ कहाँ पे है? 12 में है ये, बाकी ये जो सब दक्षिणी में है। हड़ौती पठार अवस्थित जिला कौन सा है? हड़ौती पठार आपको पता ही है, धौलपुर, ये इनकी लोकेशन पूरी सबकी ऊपर है, ये कोटा में स्थित है, कोटा हो गया, झालावाड़ हो गया, इधर झालावाड़ अवस्थित है। झालावाड़ कहाँ पे? हड़ौती के पठार में अवस्थित है। हड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? हड़ौती के क्षेत्र में राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी, ये क्या, तो क्वेश्चन हार्डली 20 क्वेश्चन अगर आपने इसमें रट लिए ना अच्छे से ध्यान दे के,
तो आप उनको एलिमिनेट कर करके आप जो है वहाँ तक पहुँच जाओगे आंसर तक। कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है, देखो वही घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है, हाड़ौती का पठार के नाम से आता है। डोंगलैंड किसका भाग है? वह किसका भाग है बताओ? डोंगलैंड करौली के पठार का भाग है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान जो है राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब इसकी मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ छप्पन के मैदान की। अब हमारी वीडियो खत्म होने वाली, कुछ क्वेश्चन है। छप्पन का मैदान, भाई साहब एक बार की बात थी कि प्रतापगढ़, यहाँ पे ये जो है ये इधर है, आपने देखा होगा यहाँ पे प्रतापगढ़, खूब ध्यान से सुनना। प्रतापगढ़ और यहाँ पे बांसवाड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया बांस, इधर ये बांसवाड़ा। तो इसके जो बीच में जो ये यहाँ पे जो बीच में जो है ना भाई साहब, ये है यहाँ पे बामन गांव, बामन गांव है। तो इन बामन गांव का जो समूह है उनका एक होता था नेता, उनका होता था नेता, वो ट्राइब का नेता था, वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति। एक बात अगर उसने कुछ बात बोल दी तो इनमें सभी गांवों में वो बात लागू होती थी। तो ये इस प्रकार से समूह बना कर रहते थे। तो तभी से ये बन गया छप्पन का मैदान। और आपने अब सुना होगा 56 इंच का सीना। 56 इंच का सीना है भाई साहब, वो 56 का ही है, आप देख लेना कभी मीडिया पे, ठीक है ना। अब आपको पता हो गया कि किस भाग में है, दक्षिणी भाग में 56 गांव का मैदान है। वो तो जस्ट एक जोक था, 56 इंच का सीना, ठीक है। मध्य माही बेसिन, इसे जो 56 का मैदान भी कहते हैं, इसे मध्य माही। ऐसे तो इधर जो है, इधर इस लोकेशन पे यहाँ पे मध्य माही बेसिन भी है, मध्य माही बेसिन, ठीक है। और दूसरा इसे बागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन सी जिले इसमें? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। आगे 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो कौन सी नदी के? माही बेसिन के। आगे बागड़ के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र मध्य माही का मैदान। 56 का मैदान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिलों में विस्तृत है? अभी आपको बताया था बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विस्तृत है। 56 बेसिन किस जिले में है? वह बताया था बांसवाड़ा में स्थित है। आगे देखते हैं 56 की पहाड़ी, ये आप कंफ्यूज करोगे इसमें, आप यहाँ पर मारोगे बांसवाड़ा डूंगरपुर। बेटे 56 की पहाड़ी अलग है और 56 का मैदान अलग है। अगर मैदान पूछा तो मैदान में बाड़मेर है, कंफ्यूज नहीं करना। 56 का मैदान अलग है, बांस मार दिया जाएगा सिर में अगर टेंशन दोगी तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बाड़मेर में 56 की पहाड़ी है, पहाड़ी, ठीक है, तो पहाड़ी ऐसे करके। तो है ना, बाड़मेर में जो है इन पहाड़ियों को एक और नाम से जाना जाता, नाकोड़ा। किसी की अगर नाक मोटी होती है तो हम कह देते हैं उसे नाकोड़ा, तो ये हो गया नाकोड़ा, पहाड़ जैसी नाक होती है। अभी मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, चलो। तो ऐसे करके ये नाक, उसका ऐसा सिर होगा। मैं तो आदमी बना रहा था, ये तो कुछ और ही बन गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे नाकोड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? आ गया 56 की पहाड़ी। तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा का पठार का विस्तार है? अभी मैंने बताया था कि हाड़ौती का पठार मालवा का ही विस्तार है। आप आगे देखते हैं, राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तृत है? अभी आपको बताया कि दक्षिणी पूर्वी, वही जो है ये दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती हो गया, मालवा का पठार हो गया, कुछ भी नाम दे दो इसको। तो दक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है कहाँ पे? दक्कन के जो सेल समूह है, बिंदिया हो गई, वो झालावाड़ और कोटा। राजस्थान में बृहत सीमांत भ्रंश फैला है किसके सहारे? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे फैला है? ये देखो, आपको जो है दो चीज़ें बताता हूँ। चित्तौड़गढ़ और उत्तरी कोटा के क्षेत्र में, है ना, और सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्र में इसे देखा जा सकता है। ये जो है
ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में, ठीक है। एक ऐसे इधर पहाड़ी है और इधर पहाड़ी है, तो बीच में जो भ्रंश है ना ये, तो ये इधर तो सवाई माधोपुर की पहाड़ी हो गई, इधर बूंदी की किसी और की पहाड़ी हो गई। तो यहाँ पे जो बीच का जो भ्रंश है दो पहाड़ियों के बीच में, तो उसे कहते हैं हम बृहत सीमांत भ्रंश, ठीक है। आगे देखते हैं ये कहाँ पे। तो बृहत या महान सीमांत भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है? ये दक्षिणी पूर्वी भाग में है, दक्षिणी पूर्वी भाग। महान भ्रंश से नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता है। कौन नहीं गुजरता भाई? भाई कोटा है उसमें, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये तीनों बगल में है। उदयपुर की लोकेशन अलग है, उदयपुर अपना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ये। तो इधर ये इस क्षेत्र में है ये, ठीक है। मलानी अग्नि सेल समूह के कारण पनपा है क्या? जालोर ग्रेनाइट। अभी 5 मिनट और चलेगी वीडियो। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं ग्रेनाइट से और ये रायोलाइट से, ग्रेनाइट रायोलाइट। तो जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं कैसी होती? गुंबदाकार पहाड़ियाँ, गुंबदाकार। तो मलानी पहाड़ी, भाई इसमें रट्टा मारना पड़ेगा आपको। मलानी पहाड़ी कहाँ पर है? जालोर बाड़मेर। तो आपको जब आप लोकेशन देखोगे तो जालोर और बाड़मेर ये दोनों में है ना, जालोर। इधर है मालाड़ी पहाड़ी। सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानों आकृति में पाई जाती हैं, कौन सी? सेंद्रा स्टेशन के पास में सर्पिलाकार। ये सर्पिलाकार कहाँ पे? ये मतलब कहाँ पे मिलती है ये वाली पहाड़ी? ये पाली में है, ये सेंद्रा स्टेशन पाली में। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति रूप कैसा है? उत्खात स्थलाकृति, या फिर उबड़ खाबड़ क्षेत्र जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ये ऐसे करके है ना। तो ये हो गया। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? तो कहाँ पे? चंबल बेसिन, चंबल बेसिन में मिलती है। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है कहाँ पे? धौलपुर, सवाई माधोपुर। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य में किस भाग के नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये बात सही है। बांगड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, और ये भोमट का पठार जो है ये यहाँ पर नहीं है। भोमट का पठार कहाँ पे है? ये भोमट का पठार डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पास ही है। भोमट का पठार जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है, इधर ही लोकेशन में भोमट का पठार। भोमट, ये फिर आ गया भोमट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। राजस्थान में बागर और मुरु किसके नाम है? बागर और मुरु ये भौगोलिक क्षेत्र हैं, ठीक है। मरु मतलब मरुस्थल, मरु उच्च भूमि, ठीक है। और आगे देखते हैं। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जुरासिक युग की चट्टानें जो राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती हैं। यहाँ पे इन्हें जो है ना, इसे इन्हें चट्टानों को जो दूसरी एक श्रेणी के नाम से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लाठी श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। लाठी श्रेणी की चट्टानें कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं आपको जैसलमेर में। और यहीं पे है एक जलपट्टी, जलपट्टी। और यहीं पे मैंने बताया था फोसिल पार्क, ठीक है, उधर ही है वो। अब आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा होगा? पश्चिम तो होगा नहीं, पूरब का ही होगा, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। अब देखते हैं भाई, बरखान खाने की चीज़ नहीं है, ये कहाँ पे है? बरखान कहाँ पे है? तो बरखान देखा था आपने, ये बालू का स्तूप होते हैं पश्चिमी क्षेत्रों में। तो पहले का दूसरा ये कट गया, अब ये कट गया। और जो पिलाया होती हैं शुष्क झीलें होती हैं, डी का तीसरा हमारा ये बचा हमारे पास, ठीक है। बी का चौथा हो जाएगा लाठी, भूगर्भ जलपट्टी है, इंसलबर्ग, ये हो गया। आगे देखते हैं। आगे मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती का मैदान हमने बहुत बार पढ़ लिया, 100 बार पढ़ लिया कम से कम। तो हाड़ौती का मैदान प्लस में मुकुंदरा पहाड़ी, ये हो गया बी का पहला, ये कटा। अब हमारे पास में 2 ऑप्शन बचे। तो घग्गर का मैदान देखा हमने, घग्गर का मैदान जो है, घग्गर का मैदान कहाँ पर है? डी का दूसरा, ये नाली भी कहते हैं इसको, मैंने कहा था नाली, एक वर्ड है नाली, नाला वाला नाली नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन आ गया है। कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता क्या है? तापमान का, है ना, आंतरिक अति शुष्क दशाएं, न्यूनतम वार्षिक वर्षा। तो इसमें और
कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण, तो इसमें चारों ऑप्शन है इसके। झालमेड़ बीकानेर की ओर सीधी रेखा में ये याद करते हो आप निम्न में किस प्रकार भौतिक प्रदेशों का अवलोकन करेंगे। तो कहाँ से, झालवाड़ से बीकानेर की तरफ को, यानी कि ऐसे करके आपको ऐसे चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन सा पठार मिलेगा, हड़ौती का पठार मिलेगा, बनास नदी मिलेगी, फिर मध्य अरावली मिलेगी, फिर ऐसे करके निकल जाओगी फिर आगे को, ज़्यादा आगे नहीं निकलना, फिर सचिन सीमा बन जाओगी। फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है कौन सा, उत्तर से दक्षिण, अब बताना है ऐसे करके। तो सबसे ऊपर कौन सा, शेखावटी हो गया, शेखावटी, विंध्या पर्वत, लूनी बेसिन, माही बेसिन। ठीक है, ये आंसर आ गया। आगे देखते हैं, कथनों पर विचार कीजिए कौन सा जो है सही बेसिन सही है। तो लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये बात सही है क्या, बात सही है, लूनी बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से। गिरबा उदयपुर बेसिन की विशिष्टता करती है, ये बात सही है, हाँ सही है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, गग्गर का चूरू में नहीं है, गग्गर का हमने बताया था गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। गग्गर अगर ऐसे भी लिखो ना, गग्गर को GHEGHER, घग्गर, तो जी से आपका ये होगा गंगानगर, ऐसे हनुमानगढ़, दोनों का मैदान। दैट्स ऑल। तो 1 और 2 इसका आंसर है, तीसरा इसमें नहीं है, तीसरा ये कटा, ये कटा, ये कटा। तो ये दोस्तों काफ़ी मतलब 1.5 घंटे की वीडियो हो गई। अब इसमें हमने सारा इसमें जो है कवर किया है। कुछ पर्वतीय पठार रह गए तो हम उसको जो है बाद में कवर करेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि वो कुछ ही बचे हैं बस, इंपॉर्टेंट लिख कर हम बाद में कवर कर लेंगे उसको। अभी कल हम करेंगे, जो कल की क्लास रहेगी हमारी, उसमें जो है जलवायु रहेगी, उसके बाद में मृदाएँ रहेंगी, फिर संसाधन रहेंगे। इसी टाइप से हम ज्योग्राफी कवर किएंगे। मुझे लगता है 5 से 7 क्लास के अंदर अंदर हमारा ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यार अभी देखो, हम जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, आप मुझे लगता है कि उस तरीके से रेस्पॉन्स कर नहीं रहे हो। और आपको क्या चाहिए, किस टाइप का कंटेंट चाहिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है। इंग्लिश में है तो उसके साथ में और क्या दिक्कत आ रही है, हम कैसे उसकी और हेल्प कर सकते हैं। अभी इस बार में सीरीज़ में कम से कम मैंने तो अभी 100+ लोगों का प्रीलिम्स होना चाहिए, जो कि मेंस की तैयारी कराते हुए कुछ मज़ा आए यार। करो, मेहनत करो, टाइम ज़्यादा नहीं है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना निश्चित है। अभी लिख लो इस बात को, आप एग्ज़ाम निश्चित है सितंबर में। तो आप इसे सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को शेयर करो अगर अच्छा लग रहा है तो। नहीं है तो नुकसान थोड़ी है यार, जानकारी मिल रही है आपको बस। चलो ठीक है, ओके।